मेरे प्रियजनों, आप सभी को विनोद गढ़वाल का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगलमय रहकर अपना अध्ययन नियमित और निरंतर रूप से कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पर हमारी सीरीज लगातार जारी है। भारतीय संवैधानिक विकास का अध्ययन हम पूरा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान कैसे तैयार किया गया है इसका बहुत विस्तार से अध्ययन किया है। साथ ही हमने यह भी जाना कि भारतीय संविधान के कौन कौन से मुख्य एवं महत्वपूर्ण रोचक तथ्य हैं, इन सब को हमने बहुत विस्तार से जान लिया है। आज इससे आगे बढ़कर हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के स्रोत का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान को जब बनाया गया तब संविधान निर्माताओं द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। इन 60 देशों के संविधान के अध्ययन के उपरांत भारत के लिए एक संविधान तैयार किया गया, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को देश में लागू किया गया। भारत का जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान के 22 भाग, 8 अनुसूचियां एवं 395 अनुच्छेद थे। ये संविधान भारतीयों के लिए सुसंगत, न्यायपूर्ण एवं सर्वांगीण विकास के ध्येय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भारतीय संविधान के स्रोत को 2 भागों में पढ़ा जा सकता है, एक आंतरिक स्रोत, दूसरा बाह्य या विदेशी स्रोत। आंतरिक स्रोत उसे कहते हैं जब देश के आंतरिक व्यवस्था से या देश के अंदर से, देश के भीतर से ही कुछ व्यवस्थाओं को जब संविधान में ग्रहण किया जाता है तो उसे आंतरिक स्रोत कहा जाता है। विदेशी या बाह्य स्रोत उसे कहा जाता है जब देश के संविधान में विदेशों के संविधान से कुछ ग्रहण किया जाता है, कुछ लिया जाता है, तो उन स्रोतों को बाह्य स्रोत कहा जाता है। भारतीय संविधान में आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोतों का मिश्रण देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही भागों को सरल एवं आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी का आज के इस नए वीडियो में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान के स्रोत। नंबर 1, आंतरिक स्रोत। भारत ब्रिटिश उपनिवेश था। लगभग 200 वर्षों से अधिक अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन किया। सन 1773 में संवैधानिक विकास प्रारंभ हुआ। सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। तब से लेकर आज़ादी तक कई अधिनियम भारत में आए। उन सभी अधिनियमों में से जो बातें अच्छी थी वह भारतीय संविधान सभा ने ग्रहण की है। उन सभी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया है जो कि इन अधिनियमों में आई थी। नंबर 2, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले सन 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक व्यापक अधिनियम पारित किया गया था जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में लगभग 451 धाराएं थी। इनमें से 321 अनुच्छेद भारत से संबंधित थे, जबकि शेष म्यांमार, बर्मा से संबंधित थे, क्योंकि
भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में स्पष्ट किया गया था कि जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत देश का संचालन किया जाएगा। इस दृष्टि से भी भारत शासन अधिनियम 1935 का गहरा प्रभाव भारतीय संविधान पर देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 की 250 धाराओं को लिया गया है। इन 250 धाराओं को या तो ज्यों का त्यों लिया गया है या फिर उनमें आंशिक संशोधन किया गया है, किंतु ये बात सत्य है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ता है। वर्तमान भारतीय संविधान में लगभग 60 से 70% का जो भाग है वह भारत शासन अधिनियम 1935 की देन है। भारत शासन अधिनियम 1935 से CAG, IAS एवं संघीय न्यायपालिका जैसी अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं ली गई हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि भारतीय संविधान पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है तो आपका एकमात्र उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। ये थे हमारे आंतरिक स्रोत। अब हम देखते हैं बाह्य या विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान पर विदेशी स्रोतों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मुख्यतः 10 देशों के संविधान की गहरी छाप भारतीय संविधान पर देखने को मिलती है। ये देश हैं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। इन देशों के संविधान से भारतीय संविधान में कई बुनियादी एवं महत्वपूर्ण बातें ग्रहण की है। विदेशी स्रोत या बाह्य स्रोत का हम विस्तार से अध्ययन करें उसके पहले आप सभी से एक निवेदन यह कि लगातार स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर आपकी सहायता के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। आप उन सभी वीडियो को सीरियल से सीक्वेंस में क्रमबद्ध रूप से ध्यानपूर्वक सुने। प्रत्येक वीडियो को अंत तक सुने क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से तैयार किए जाते हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर वीडियो में ही दिया भी जाता है। अतः आप वीडियो को अंत तक सुने और ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको जानकारी मिल सके कि नया वीडियो अपलोड हुआ है और आप उसे सुन सकें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अन्य साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। आपका एक शेयर मेरे में नई उत्साह पैदा करता है, मुझे हौसला देता है, मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आपकी सहायता के लिए नए नए टॉपिकों पर वीडियो तैयार करके अपलोड करूं। अतः आप शेयर अवश्य करें। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान पर विदेशी स्रोतों का गहरा प्रभाव पड़ा है। 10 देशों के संविधान को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और इन्हें हम क्रमबद्ध रूप से एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन का संविधान। नंबर 1, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में बहुत कुछ ग्रहण क्या है, क्योंकि हम ब्रिटेन के ही उपनिवेश थे। ब्रिटिश हम पर 200 वर्षों से अधिक समय से शासन कर रहे थे, तो उनके देश के संविधान से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है। अब हमने क्या क्या लिया है ब्रिटेन के संविधान से, हम देखते हैं क्रमबद्ध रूप से एक एक करके। नंबर 1, एक हरी नागरिकता, एक एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में एकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में एकल नागरिकता की व्यवस्था का प्रावधान मिलता है। भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता है। हम कहीं पर भी जाएंगे तो हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, अर्थात भारत में
एक ही प्रकार की नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहाँ पर देश की नागरिकता अलग ग्रहण करना पड़ती है और संबंधित राज्य की नागरिकता अलग से ग्रहण करना पड़ती है। किंतु भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, जो व्यवस्था है, वह हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। नंबर 2, संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। नंबर 3, विधि का शासन। भारत में विधि का शासन अपनाया गया है, अर्थात कानून का शासन भारत में है। संविधान के अनुच्छेद 14 में हम देखते हैं कि भारत में प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान है। सभी के लिए भारत में कानून एक समान है। भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी पद पर हो, सभी को एक ही नज़र से कानून देखता है। सभी को एक ही प्रकार की सजा के लिए एक ही प्रकार का दंड दिया जाता है। कानून के नज़र में प्रत्येक भारतवासी एक समान है, जिस कारण कहा जाता है कि भारत में विधि का शासन है, भारत में कानून का शासन है। और यह व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। नंबर 4, विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया। भारत में जो विधि निर्माण किया जाता है, कानून बनाया जाता है, वह लोकसभा राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होता है, उस पर बहस होती है, विचार विमर्श होता है। विचार विमर्श और बहस के उपरांत जब दोनों ही सदन उसे पारित कर देते हैं, तब उसके पश्चात राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत ही वह कानून का रूप लेता है। तो जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, वह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। नंबर 5, प्रधानमंत्री का पद। जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली होती है, वहां पर एक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री निम्न सदन का नेता होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। नंबर 6, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के कार्यों में सहायता करेगा और यह व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में ली है। द्विसदनात्मक व्यवस्था। संसद के 2 सदन होंगे। हमारे यहाँ इस व्यवस्था को अपनाया गया संसदीय शासन प्रणाली है। हमारी संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन जिसे निम्न सदन कहते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड जो उच्च सदन कहलाता है। तो जो संसद के 2 सदन की व्यवस्था है, वह हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। नंबर नेक्स्ट, संसदीय विशेषाधिकार व्यवस्था। संसद को विशेष अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख मिलता है। यह व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन संविधान से ग्रहण की है। नंबर नेक्स्ट, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। यह व्यवस्था भी भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। तो हमने ब्रिटेन के संविधान से ये सारी मुख्य बातें ग्रहण की है। मैं आपको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, प्रधानमंत्री का पद, द्विसदनात्मक व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और उत्तरदायी शासन व्यवस्था।
ये सारे प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए हैं। नंबर 2, अमेरिका का संविधान। भारतीय संविधान पर अमेरिकी संविधान का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। अमेरिका के संविधान से भी हमने बहुत महत्वपूर्ण एवं मुख्य चीज़ों को ग्रहण किया है। वे मुख्य बातें, वे मुख्य व्यवस्थाएं क्या है, अब उनको देखते हैं। नंबर 1, मौलिक अधिकार की व्यवस्था। भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु संविधान में 44वां संशोधन 1978 में किया गया। इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। अब भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वह हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। नंबर 2, प्रस्तावना का विचार। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रायम्बल की जो व्यवस्था की गई है, वह अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर की गई है। नंबर 3, राष्ट्रपति का पद। भारत में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का जो पद है वह भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। नंबर 4, महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। यदि भारतीय राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर यदि अमेरिकी राष्ट्रपति भ्रष्टाचार करता है, अनैतिक कार्य करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। किंतु भारत में यदि वह राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तब ही महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर आज तक महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का पद। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में स्पष्ट कहा गया है कि यदि देश के राष्ट्रपति की असामयिक मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति किसी अन्य देश में जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त ना रहे, इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। राष्ट्रपति के आने पर या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु से 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। तो राष्ट्रपति के पद पर आने तक वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यह व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण की है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था भी अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट, न्याय पुनरावलोकन की शक्ति। भारतीय संविधान में न्याय पुनरावलोकन की शक्ति को समाविष्ट किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में उल्लेखित किया गया है कि यदि संसद द्वारा बनाया गया कानून
कि न्यायपालिका चाहे तो समीक्षा कर सकता है। न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून की पुनर्व्याख्या कर सकता है। यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद ने जो कानून बनाया है वे संविधान के विरुद्ध है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उस कानून को न्यायपालिका निरस्त अवैध घोषित कर सकती है। इस शक्ति को न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति कहा जाता है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। नंबर नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख मिलता है। यदि राष्ट्रपति को महसूस होता है कि देश में आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, मुद्रा खतरे में है, देश की साख को नुकसान हो रहा है, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल कभी लगाया नहीं गया है। तो वित्तीय आपातकाल की जो व्यवस्था है वह अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण की गई है। तो अमेरिकी संविधान से हमने ये सारी मुख्य बातें ग्रहण की है। मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ पुनः सभी बातें। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्याय पुनर्विलोकन का अधिकार और वित्तीय आपातकाल, ये सारी ही व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। अब हम देखते हैं तीसरा देश आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में बहुत कुछ लिया है, महत्वपूर्ण प्रावधान लिए हैं। क्या महत्वपूर्ण प्रावधान लिए हैं वे मैं आपको अब नंबर से बताता हूँ, आप नोट करिए। नंबर 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे संक्षिप्त में DPSP कहा जाता है। राज्य अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाएगा, इसका निर्देश राज्य को नीति निर्देशक तत्व देते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में इन नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही राज्य नागरिकों के लिए सकारात्मक कार्य करने हेतु बाध्य रहता है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। नंबर 2, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है वह हमने आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में ली है। भारत का राष्ट्रपति का संवैधानिक पद होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। हमारे वहाँ इसका निर्वाचन किया जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से राष्ट्रपति चुना जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में देश के सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, साथ ही साथ दिल्ली एवं पौंडीचेरी विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में देश के चुने हुए सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राज्यसभा या लोकसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वे भाग नहीं लेते हैं। तो देश में जो निर्वाचित सदस्य हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं
और यह निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। नंबर 3, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। भारतीय संविधान में राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है। ये 12 सदस्य कला, साहित्य, खेल जगत, विज्ञान, अर्थशास्त्र, शांति, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले होते हैं। इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो जो राज्यसभा में नामांकन या मनोनयन की प्रक्रिया है वह हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। नंबर 4, राज्यों की राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन। राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य चुनकर आएंगे, यह व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं, बिहार से 16, मध्य प्रदेश से 11, राजस्थान से 10, छत्तीसगढ़ से 5, उत्तराखंड से 3। तो सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वे अपने सदस्यों के माध्यम से राज्यसभा में सदस्य भेजती हैं। यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। एक बार मैं पुनः आपको दोहराता हूँ। 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इतनी चीजें हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। नंबर 4, रूस का संविधान, सोवियत संघ का संविधान। सोवियत संघ भारत का पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश से एक घनिष्ठ मित्र है। पड़ोसी देश हम कहते हैं लेकिन बहुत घनिष्ठ मित्र रूस सोवियत संघ भारत का रहा है। तो इस घनिष्ठ मित्र से भी हमने हमारे संविधान में बहुत कुछ लिया है। नंबर 1, मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था हमने सोवियत संघ रूस के संविधान से ली है। आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। हालांकि 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू किया गया था तब मौलिक कर्तव्य नामक कोई व्यवस्था संविधान में नहीं ली गई थी, किंतु संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी जो बाद में बढ़ाकर 11 कर दी गई है। अंतिम मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है। आज भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें हमने रूस के संविधान से हमारे संविधान में लिया है। नंबर 2, पंचवर्षीय योजना। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किया गया है। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रूस के संविधान से प्रभावित होकर किया गया है। रूस में 10 वर्षीय योजना संचालित की जाती है। उसी से प्रभावित होकर संविधान निर्माताओं ने पंचवर्षीय योजना भारत में क्रियान्वित करने का निर्णय किया। भारत में 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। नंबर 3, न्याय। भारतीय संविधान में न्याय शब्द को रूस से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि सभी भारतीयों को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। तो जो न्याय की अवधारणा है वह हमने रूस के संविधान से ग्रहण की है। नंबर 5, जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन व्यवस्था भारतीय संविधान में ग्रहण की है। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी
की जो व्यवस्था है वह हमने जर्मनी के संविधान से ली है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 कहता है कि यदि देश में राष्ट्रपति को लगता है कि देश में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो गया है, गृह युद्ध हुआ है या बाह्य आक्रमण हुआ है या होने की संभावना है, तो राष्ट्रपति 352 का प्रयोग करके देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है। पहला सन 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, नंबर 2 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तथा नंबर 3 1975 में। इन तीन बार भारत में आपातकाल घोषित किया जा चुका है और यह आपातकाल की व्यवस्था हमने जर्मनी के संविधान से ली है। मौलिक अधिकारों का स्थगन, जब देश में आपातकाल लगाया जाता है तब नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का स्थगन हो जाता है। यह व्यवस्था भी हमने जर्मनी के संविधान से ली है। जर्मनी का शासक था हिटलर, जो कि तानाशाह था, और उसने इन सारी बातों का प्रावधान किया था। उन्हीं सब बातों को भारतीय संविधान में भी ग्रहण किया है। नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया का संविधान। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्रिकेट का दिग्गज देश है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान लिए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या हमने लिया है वो आप नोट करिए। नंबर 1 समवर्ती सूची। राज्य भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय सूची, जिसे संघीय सूची कहा जाता है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची, जिस पर केवल केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार कानून का निर्माण कर सकती है। राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार कानून का निर्माण कर सकती है। समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही आवश्यकता अनुसार कानून बना सकती है। इस समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है, यह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। तो यह आपको याद रखना कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वह आएगा ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। नंबर 2 प्रस्तावना की भाषा। भारतीय संविधान में जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किए गए थे, उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि जो प्रस्तावना का विचार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नंबर 3 केंद्र एवं राज्य संबंध। केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध कैसे होंगे, यह व्यवस्था भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संसाधन कैसे बांटे जाएंगे, कैसे वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, यह व्यवस्था भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अब नेक्स्ट हमारा 8वां देश जापान। जापान के संविधान से भारतीय संविधान में ज़्यादा कुछ नहीं लिया गया है, केवल एक बात ली गई है, वह है कानून की शब्दावली या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान के संविधान से भारतीय संविधान में केवल कानून की शब्दावली या जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसे ग्रहण किया गया है। जापान के संविधान के बारे में कभी कोई प्रश्न पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए आप इसे याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, किंतु आपकी जानकारी में होना चाहिए, इस हेतु मैंने आपको बताया है। नंबर
नेक्स्ट, कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान से बहुत कुछ भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। कनाडा अमेरिका के पास ही है, तो कनाडा से हमने जो जो ग्रहण किया है वो हम देखते हैं। नंबर 1, अवशिष्ट शक्तियां। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों की जो व्यवस्था है वह कनाडा के संविधान से ली गई है। अब ये अवशिष्ट शक्तियां होती क्या है? तो हमने 3 सूची देखी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों में जो विषय दिए और इन सूचियों से जो विषय रह गए, जो तीनों ही सूचियों से विषय बच गए, उन बचे हुए विषयों को केंद्र सरकार को सौंपा गया, अर्थात उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया। यह व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपे जाने का उल्लेख मिलता है। तो अवशिष्ट शक्तियां हमने किस देश से ली है? तो वह है कनाडा का संविधान। फिर अगला पॉइंट, संघीय शासन व्यवस्था। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो जो संघीय शासन व्यवस्था का कंसेप्ट है वह हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। नंबर नेक्स्ट, राज्यपाल का पद। भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होगा जो कि केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। तो जो राज्यपाल का पद है वह हमने कनाडा के संविधान से ही लिया है। नेक्स्ट, शक्तियों का विभाजन। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन हेतु जो सूचियां हैं उनका हमने कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण की है। नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन। जब देश के किसी भी भाग में, जब किसी भी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था है वह व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ही ली है। तो कनाडा के संविधान से ये सब हमने भारतीय संविधान में ग्रहण किया है। अब हमारा देश आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में एक बात ग्रहण की है, किंतु यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का भाग 20 जो है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान का भाग 20 में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का चर्चा की गई है। जो संविधान में संशोधन प्रक्रिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान किया गया है। तो जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वह हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। भारत में संविधान संशोधन करने की 3 विधियां हैं। एक, साधारण बहुमत द्वारा, नंबर 2 विशिष्ट बहुमत द्वारा और नंबर 3 विशिष्ट बहुमत के साथ 50% से अधिक राज्यों की सहमति। इन 3 प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है ना। भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख मिलता है। नंबर 10, फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में 2 महत्वपूर्ण उपबंध लिए गए हैं। एक है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। गणराज्य यानी कि गण यानी जनता, राज्य यानी शासन। तो जिस देश में जनता का शासन होता है उसे लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। जो देश का सर्वोच्च पद है
जो संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक मुखिया है, जो संविधान प्रधान है, उसका पद निर्वाचित होता है। हमारा जो संवैधानिक प्रमुख है वह राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है। एक निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से उसका निर्वाचन होता है। जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। तो संवैधानिक प्रमुख का पद निर्वाचित है, चुना जाता है, वंशानुगत नहीं है। जबकि ब्रिटेन का जो सम्राट है, ब्रिटेन का जो राजा है, उसका पद वंशानुगत है, क्योंकि वहाँ पर राज परिवार का कोई सदस्य ही सम्राट बनता है। मगर हमारे यहाँ इसी व्यवस्था नहीं है। हमारा यहाँ सर्वोच्च पद का भी निर्वाचन होता है, जिस कारण भारत को गणराज्य कहा जाता है। तो जो गणराज्य, जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, वह हमने फ्रांस के संविधान से ली है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का भाव ग्रहण किया है। फ्रांस की क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो भारत भी एक लंबे समय तक संघर्ष करता रहा है। लंबे संघर्ष के बाद उसे आज़ादी प्राप्त हुई। ऐसे में उसने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो भाव फ्रांस में था, फ्रांस के संविधान में था, वही भाव भारतीय संविधान में भी ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक समान है, उसको प्रत्येक कार्य करने की आज़ादी है, यहाँ पर सभी भाईचारे के साथ रहेंगी। तो जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का भाव है, वह हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। तो ये पूरे हमारे 10 देश यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इन 10 देशों से भारतीय संविधान में बहुत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं, महत्वपूर्ण व्यवस्था ली गई है। इतने देशों के संविधान का अध्ययन करने के उपरांत कुछ आलोचक भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। तो मैं सभी आलोचकों को कहना चाहूँगा कि भारत का संविधान उधार का थैला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करने के उपरांत तैयार किया गया है। हमने उन देशों की अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया है, ना कि उनसे उधार लिया है। हमारा देश का संविधान उधार का संविधान या उधार का थैला नहीं है। जो अच्छी अच्छी बातें थी वह हमने ग्रहण की, जो हमको अच्छी लगी उन्हें ही हमने स्वीकार किया, है ना। तो हमारा देश का जो संविधान है वह कतई उधार का थैला या उधार का संविधान नहीं है। कुछ आलोचक इसे नकल का पुलिंदा भी कहते हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि भारत का जो संविधान है वह नकल का पुलिंदा बिल्कुल भी नहीं है। हमने किसी भी देश के संविधान की नकल नहीं की है, हमने हूबहू कॉपी नहीं की है। हमने देश का संविधान तैयार करते समय हमारी परिस्थितियों को ध्यान में रखा है। हमने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया है, किंतु हमने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप हमारे नागरिकों की क्या आवश्यकता है, हमारे नागरिकों का कैसे विकास किया जा सकता है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में क्या अच्छा हो सकता था, उन संविधानों में क्या अच्छा था। तो जो अच्छी अच्छी बातें थी जिनसे हमारा सर्वांगीण विकास संभव हो सकता था, उन सभी बातों को भारतीय संविधान में ग्रहण किया है। इसलिए भारत का संविधान नकल का पुलिंदा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। बहुत आसान एवं सरल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयत्न किया है। यदि आपको समझ में आया हो तो कृपया कर मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी मुझे कमेंट करके दें। अब आप आज के इस वीडियो के प्रश्न नोट करें। प्रश्न क्रमांक 1, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से ली गई है? नंबर 3,
संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था किस देश से ली गई है? प्रश्न क्रमांक 4, संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय पुनर्लोकन का अधिकार दिया गया है? प्रश्न क्रमांक 5, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? प्रश्न क्रमांक 6, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, समवर्ती सूची की व्यवस्था किस देश से ली गई है? और अंतिम प्रश्न, गणराज्य शब्द की व्यवस्था किस देश से ली गई है? मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अन्य साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना कमेंट अवश्य दें, और आप और क्या चाहते हैं वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी सहायता के लिए उन विषयों पर भी वीडियो तैयार कर सकूं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ कुछ और नई रोचक तथ्यात्मक जानकारियाँ लेकर। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.